यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। प्रतियोगिता दूसरे दिन भी जारी रही। इस अवधि के दौरान आरव ने 22 लड़ाइयां लड़ी और सभी जीतीं। इसलिए इस समय वह उन कुछ लोगों में से था जिनके पास समूह संख्या 9 में सबसे अधिक अंक थे। वह उनमें से एक था, न कि सबसे अधिक अंक वाला, क्योंकि समूह संख्या 9 में 3 अन्य लोग भी थे जिनकी लगातार 22 जीतें हुई थीं। प्रभा और निशिता भी 22 बार मंच में चढ़ी थीं और उन्होंने भी लगातार जीत हासिल करके 22 अंक प्राप्त किए थे। उल्लेख के लायक एक बात यह है कि जब से अमरेश और शिवरान ने एक दूसरे से लड़ाई की थी, उसके बाद वे फिर से एक दूसरे से नहीं मिले थे। इसलिए उन दोनों ने 21 अंक प्राप्त किए। कुछ और दिन बीत जाने के बाद शिवरान जैसा कोई असाधारण काला घोड़ा सामने नहीं आया था। आरोहण रैंकिंग्स के दूसरे दौर का पहला चरण 3 दिनों तक सीमित था, इसलिए अब आखिरी दिन था। दोपहर में ललित सिंह के आने के साथ दूसरे दौर का पहला चरण आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। मैदान के बीचों बीच स्थित मंच पर 30 लोग खड़े थे। इन 30 लोगों को देखते हुए नीचे मौजूद अनगिनत गूढ़ साधकों की आंखों में ईर्ष्या का भाव झलक रहा था, क्योंकि ये 30 लोग हर समूह के सबसे अधिक अंक वाले शीर्ष 3 प्रतिभागी थे। सीधे शब्दों में कहें, जब तक वे मरते नहीं, तब तक उनके नाम पूरे दक्षिणी क्षेत्र में गूंजने वाले थे। शाही महल की दीवार पर तलवार संप्रदाय के नभजीत अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि आरव और मोहिनी दोनों शीर्ष 30 में शामिल हो गए थे। इसके अलावा मदांध साधु द्वारा आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने के लिए लाया गया शिवरान भी शीर्ष 30 में शामिल हो गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो तलवार संप्रदाय के 3 शिष्य शीर्ष 30 में थे, जबकि भूत संप्रदाय का कोई भी नहीं था। तो वह खुश क्यों न होते? नभजीत, तुम्हें उम्मीद करनी चाहिए कि तुम्हारी अत्यधिक खुशी दुख में न बदल जाए। ठीक इसी क्षण पुष्प महल की अनिका ने अचानक ठंडी आवाज में कहा, आखिरकार शीर्ष 30 में जो जीवित रहते हैं वही अपने संप्रदाय को शहरों का एक हिस्सा प्रदान कर पाते हैं। क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि अगले चरण के दौरान आरव और मोहिनी के साथ कुछ अनपेक्षित नहीं होगा? यह सुनकर नभजीत का भाव थोड़ा बदल गया और उसके चेहरे की मुस्कान बहुत कम हो गई, क्योंकि अनिका सही थी। अगर आरव और मोहिनी रैंकिंग की लड़ाई के दौरान मारे गए तो तलवार संप्रदाय भूत संप्रदाय से अलग नहीं होगा, क्योंकि मृतकों के नाम आरोहण रैंकिंग्स से हटा दिए जाएंगे। नभजीत के भाव को देखकर अनिका के चेहरे पर ठंडी मुस्कान और चौड़ी हो गई और फिर उसने कहा, नभजीत, तुम्हें इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कितनी शक्तियां नहीं चाहती कि तलवार संप्रदाय फिर से उठे। क्या तुम्हें लगता है कि उन शक्तियों के सदस्य तुम्हारे तलवार संप्रदाय को कोई मौका देंगे? इसलिए अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उनसे कहती कि लड़ाई शुरू होते ही हार मान लें और फिर अंत तक हार मानते रहें। इस तरह आरोहण रैंकिंग्स के नियम उन्हें अपना जीवन बचाने की अनुमति देंगे। यदि वे अपना जीवन बचाते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आरोहण रैंकिंग्स में एक स्थान बनाए रखेंगे और तुम्हारे तलवार संप्रदाय को स्वाभाविक रूप से एक बार फिर से उठने का अवसर मिलेगा। यह सुनकर नभजीत थोड़ा लालची हो गया। हालांकि अनिका ने जो कहा वह थोड़ा आपत्तिजनक था, लेकिन उसमें कुछ तर्क था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि अनिका किस शक्ति की बात कर रही थी, और वह आदित्य विद्यालय और महाचिन साम्राज्य थे। महाचिन साम्राज्य किसी भी शक्ति को उठने और मजबूत होने नहीं देना चाहता था, जबकि आदित्य विद्यालय स्वाभाविक रूप से मदांध साधु के कारण तलवार संप्रदाय के प्रति शत्रुतापूर्ण था। अगर आरव और मोहिनी का सामना प्रतियोगिता के दौरान अमरेश और अद्वय से हुआ तो उन्हें कोई संदेह नहीं था कि अमरेश और अद्वय निश्चित रूप से पीछे नहीं हटेंगे। अगर ऐसा हुआ तो तलवार संप्रदाय ने बड़ी मुश्किल से जो परिणाम हासिल किए थे
वह एक पल में खो जाएंगे। तलवार संप्रदाय की वर्तमान स्थिति ऐसी थी कि वह वास्तव में इतना बड़ा नुकसान सहन नहीं कर सकता था। लगातार हार मानना। इस बीच शैलाधर ने अनिका पर नजर डाली और कहा, क्या तुम चाहती हो कि मेरा तलवार संप्रदाय दुनिया भर में हंसी का पात्र बन जाए? हंसी का पात्र बनना तलवार संप्रदाय को लगातार गिरने देने से बेहतर है ना? बोलते हुए अनिका ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। नभजीत ने अचानक कहा, अनिका, तुमने जो कहा वह सही था, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो जैसा कि छोटी बहन शैलाधर ने कहा, मेरे तलवार संप्रदाय की प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। यह बस नहीं हो सकता। यह सुनकर शैलाधर ने सिर हिलाया। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। तलवार संप्रदाय के शिष्य हार सकते थे, लेकिन वे बिल्कुल भी शर्मनाक तरीके से कार्य नहीं कर सकते थे। अन्यथा यह सिर्फ आरव और मोहिनी ही नहीं होंगे जो सार्वजनिक रूप से अपना सिर ऊंचा नहीं कर पाएंगे, बल्कि पूरे तलवार संप्रदाय के सभी शिष्य भी वैसे ही होंगे। अनिका ने आरव पर नजर डाली जो इस समय मंच पर खड़े थे, और फिर उन्होंने कुछ देर तक गहराई से विचार किया, इससे पहले कि वह अचानक अजीब तरह से मुस्कुराईं। उसके बाद उसने आगे कहा, तुम उस आरव नाम के व्यक्ति को हार मानने के लिए क्यों नहीं कह सकते, जबकि मोहिनी को सामान्य रूप से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दे सकते हो? तुम दोनों को मेरे पुष्प महल और उसके बीच की दुश्मनी के बारे में पता होना चाहिए, और अगर वह छोटी प्रभा से भिड़ता है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। यह सुनकर शैलाधर की सुंदर भौहें सिकुड़ गईं। उन्हें आरव की ताकत की एक निश्चित समझ थी, लेकिन उसे भी वास्तव में विश्वास नहीं था कि आरव की ताकत प्रभा से आगे निकल सकती है। ऐसा नहीं था कि उन्हें आरव में आत्मविश्वास और भरोसा नहीं था, यह वास्तव में इसलिए था क्योंकि आरव को गूढ़ साधक बने हुए बहुत कम समय हुआ था। इसके साथ ही आरव ने तलवार संप्रदाय का पालन पोषण प्राप्त नहीं किया था, इसलिए चाहे वह लड़ाई की तकनीकों के मामले में हो या साधना तकनीकों के मामले में, आरव की निश्चित रूप से प्रभा तुलना नहीं कर सकते थे। इसलिए अनिका के सीधे शब्दों को सुनकर शैलाधर की आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। दूसरी ओर नभजीत को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो। मंच पर ललित सिंह ने आरव और अन्य लोगों पर नजर डाली, और इन युवा प्रतिभाओं को देखते हुए उसने अपने दिल में थोड़ी आह भरी। अगर कोई संप्रदाय नहीं होता तो ये युवा प्रतिभाएं महाचिन साम्राज्य के स्तंभ बन जाते। दुर्भाग्य से इनमें से अधिकांश असाधारण प्रतिभाएं संप्रदायों के शिष्य थे। दूसरे शब्दों में कहें तो यह बहुत संभव था कि वे भविष्य में महाचिन साम्राज्य के भयंकर शत्रु बन जाएं। ललित सिंह ने हल्के से सिर हिलाया इससे पहले कि उन्होंने अपने विचारों को नियंत्रित किया, और फिर उन्होंने कहा, आप सभी को रैंकिंग में प्रवेश करने के लिए बधाई। जब तक आप कल की लड़ाइयों में जीवित रहते हैं, तब तक आपका प्रतिनिधित्व करने वाला वंश या संप्रदाय कुछ शहरों के संसाधन प्राप्त करेगा, और महाचिन साम्राज्य आपके नामों की घोषणा सभी 9 राज्यों में करेगा। संक्षेप में, जब तक आप शुरू होने वाली रैंकिंग लड़ाई में जीवित रहते हैं, तब तक प्रतिष्ठा और पुरस्कार दोनों आप सभी के सामने होंगे, और आप सभी वास्तविक सफलता की ओर बढ़ेंगे। ललित सिंह अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे। आरोहण रैंकिंग्स के शीर्ष 30 में प्रवेश करना ही उनकी प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता का प्रमाण था। जब तक वे जीवित रहते, तब तक उनके लिए तलवार संप्रदाय, भूत संप्रदाय, ब्राइटन मून संप्रदाय या यहाँ तक कि दोनों महलों में शामिल होना मुश्किल नहीं होगा। जहाँ तक आदित्य विद्यालय और महाचिन साम्राज्य के सम्राट अकादमी की बात है, तो शीर्ष 30 अभी भी थोड़ा अपर्याप्त था। शायद केवल शीर्ष 20 में ही वह क्षमता होगी जो आदित्य विद्यालय और सम्राट अकादमी के हितों को जगाए। उसके बाद ललित सिंह ने रैंकिंग लड़ाई के नियमों के बारे में बताया।
रैंकिंग लड़ाई के नियम दूसरे दौर के पहले चरण की तुलना में भी अधिक क्रूर थे। विरोधियों का चयन लॉटरी के माध्यम से भी किया जाएगा। हालांकि पहले चरण की तुलना में थोड़ा अंतर था, क्योंकि वे इस चरण में हार नहीं सकते थे। एक बार हारने के बाद वे तुरंत उच्च पद के लिए प्रयास जारी रखने की योग्यता खो देंगे। चूंकि वे लगातार 3 दिनों से लड़ रहे थे, इसलिए दूसरे चरण को अगले दिन के लिए टाल दिया गया ताकि सभी प्रतिभागियों को आराम करने का कुछ समय मिल सके। अंत में ललित सिंह ने कहा, आपकी सुरक्षा के लिए कृपया शाही राजधानी न छोड़े। आखिरकार अतीत के आरोहण रैंकिंग्स के दौरान कई गूढ़ साधक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। इसलिए यह सबसे अच्छा है कि आप शाही राजधानी न छोड़ने की पूरी कोशिश करें। जब तक आप शाही राजधानी नहीं छोड़ते हैं, तब तक मेरा महाचिन साम्राज्य आपकी सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। लेकिन अगर आप राजधानी छोड़ते हैं, तो मेरा साम्राज्य मदद करने में असमर्थ है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, ललित सिंह की आकृति चमकी और वे वहीं से गायब हो गए। जब उन्होंने ललित सिंह को जाते हुए देखा, तो मंच पर कुछ गूढ़ साधकों की आकृतियां मंच से नीचे उतर गईं, क्योंकि वे साधना करने के लिए उपयोग किए जा सकने वाले किसी भी समय को बर्बाद करने को तैयार नहीं थे। मंच पर अमरेश ने शिवरान की ओर देखा और कहा, मैं कल के अपमान का बदला तुम्हारे जीवन से लूंगा। वह कल शिवरान द्वारा बुरी तरह घायल हो गया था। यह उसके लिए एक असाधारण अपमान था, और अगर वह इस अपमान को धोना चाहता था, तो उन्हें ऐसा करने के लिए शिवरान के जीवन का उपयोग करना होगा। बोलना समाप्त करने के बाद अमरेश ने शिवरान के जवाब का इंतजार नहीं किया। इससे पहले कि वह जमीन पर कूद गया, और फिर उसकी आकृति कुछ बार झपकी और उसकी दृष्टि से गायब हो गई। शिवरान ने उस दिशा में ठंडी हंसी हंसा जहां अमरेश गायब हो गया था। अचानक उसे लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो, और वह आरव की ओर मुड़ा जो मंच से नीचे जा रहा था। उसने कहा, वहीं रुक जाओ। हालांकि आरव बिल्कुल भी नहीं रुका, और वह मंच से नीचे जाता रहा। यह दृश्य देखकर शिवरान की नजर अचानक ठंडी हो गई, और फिर उसकी आकृति चमकी और आरव के सामने आकर उसका रास्ता रोक दिया। उसके बाद उसने ठंडी आवाज में कहा, जब मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा तो मेरा कोई अन्य इरादा नहीं था। मैं केवल यह देखना चाहता था कि तलवार सेवक स्तंभ के 22वें स्तर को पार करने वाला व्यक्ति कैसा है। दुर्भाग्य से मैं थोड़ा निराश हूं। आरव ने शिवरान पर नजर डाली और फिर उसने कहा, क्या तुम खत्म हो गए? शिवरान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उनमें से हत्या की इच्छा झलक रही थी। उसने कहा, लगता है तुम अमरेश से भी अधिक अभिमानी हो। तुमने शायद उसके अभिमान के परिणाम देखे होंगे। उसके पास एक मध्यम ग्रेड धरती स्तर का कवच है, लेकिन शायद तुम्हारे पास नहीं है ना? आरव ने कुछ देर तक गहराई से विचार किया, इससे पहले कि उसने कहा, वास्तव में मैं बहुत उत्सुक हूं। ऐसा लगता है कि हम कभी नहीं मिले हैं, है ना? तो तुम मुझे इस तरह क्यों निशाना बना रहे हो? शिवरान ठंडी हंसी हंसा और कहा, लगता है तुम्हें मेरी सच्ची पहचान के बारे में नहीं पता। मुझे तुम्हें बताने दो। मेरे गुरु मदांध साधु हैं, और मैं तलवार संप्रदाय के भविष्य की जिम्मेदारी लूंगा, तुम नहीं। समझे? आरव को अचानक समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी तलवार तकनीक इतनी तेज थी। तो वह मदांध साधु का शिष्य है। लेकिन अगर वह मदांध साधु का शिष्य है, तो उसने आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेते समय तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं किया? आरव ने सिर हिलाया और इस सब के बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि यह उनसे बिल्कुल भी संबंधित नहीं था। इसके अलावा इस व्यक्ति का तलवार संप्रदाय के भविष्य की जिम्मेदारी लेने का इरादा भी उससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं था।
आरव ने कहा, अगर तुम तलवार संप्रदाय के भविष्य की जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो आगे बढ़ो। चिंता मत करो, मेरा तुमसे उसके लिए लड़ने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं सकता, शिवरान ने अचानक ठंडी आवाज में कहा। यह सुनकर आरव हंसा और फिर उसने कहा, तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? शिवरान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उनके हाथ में काली लोहे की तलवार से तलवार की चीख गूंज उठी। हालांकि ठीक इसी क्षण नभजीत और शैलाधर अचानक उन दोनों के बीच आ गए। नभजीत ने उन दोनों को देखते हुए भौहें सिकोड़ी जो एक दूसरे पर हमला करने वाले थे। उन्होंने आरव पर नजर डाली और कहा, आरव, तुम कभी मेरे तलवार संप्रदाय के बाह्य प्रांगण के शिष्य थे, इसलिए वरिष्ठता के अनुसार तुम्हें शिवरान को मार्शल अंकल कहकर संबोधित करना चाहिए। यह सुनकर आरव ने सिर हिलाया और उसने कहा, वरिष्ठ नभजीत, तुमने भी कहा कि मैं कभी तलवार संप्रदाय का शिष्य था, लेकिन मैं अब नहीं हूँ। इसके अलावा अगर तुम नहीं चाहते कि यह शिष्य जो तलवार संप्रदाय के भविष्य की जिम्मेदारी लेने वाला है एक समय से पहले की मौत मरे, तो यह सबसे अच्छा है कि तुम उसे लो प्रोफाइल रखने की सलाह दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आरव ने शैलाधर को सिर हिलाया और फिर वह यहाँ और नहीं रुका और मंच से नीचे चला गया। मंच पर शिवरान ने आरव की आकृति को देखा, जबकि हत्या की इच्छा बिल्कुल भी छिपी नहीं थी। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। शाही महल के बाहर चौक से निकलने के बाद आरव अमर आनंद भोजनालय पहुंचा। हालांकि आरव को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह बंद था। आसपास की दुकानों के लोगों से पूछने पर आरव को पता चला कि जब वह आरोहण पर्वत श्रृंखला में दाखिल हुआ था, तभी यह अचानक बंद हो गया था और फिर इसके सभी कर्मचारी हवा में गायब हो गए थे। भोजनालय के कसकर बंद दरवाजे को देखते हुए आरव चुप हो गया। नयनतारा और उसके बीच संचार का एकमात्र तरीका अमर आनंद भोजनालय था। अब जब यह बंद हो गया था, तो वह उससे संपर्क कैसे करेगा? बेशक उसके दिल की गहराई में कुछ चिंता भी थी और वह चिंतित था कि अमर आनंद भोजनालय अचानक क्यों बंद हो गया। क्या उसका इरादा मुझसे सभी संपर्क तोड़ने का था, या उसे अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिसने उसे इसे बंद करने और सभी संपर्क तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया? हालांकि उन दोनों के बीच कुछ अस्पष्ट था। वह जानता था कि यह ज्यादातर आपसी लाभ का संबंध था। नयनतारा के मन में उसके लिए अच्छी भावना हो सकती है, लेकिन आरव को वास्तव में विश्वास नहीं था कि वह उस पर मोहित हो गई थी। नयनतारा जैसी महिला जो शाही महल में पली बढ़ी थी, वह इतनी आसानी से किसी पर मोहित नहीं होगी। थोड़ी देर बाद आरव ने सिर हिलाया और फिर वह मुड़ा और चला गया। उसकी राय में उसका मुख्य उद्देश्य अभी आरोहण रैंकिंग्स था। जहां तक नयनतारा का सवाल है, वह इसे अभी के लिए किनारे रख सकता था, क्योंकि अगर वह प्रतियोगिता के दौरान मर गया तो यह सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जो चीज उसे सबसे पहले हासिल करनी थी, वह थी आरोहण रैंकिंग्स में पहला स्थान प्राप्त करना और जीवित रहना। अमर आनंद भोजनालय से निकलने के बाद आरव धीरे धीरे और लक्ष्यहीन ढंग से सड़कों पर चल रहा था, क्योंकि उसने दुख के साथ महसूस किया कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। आरव के मुंह के कोनों पर आत्मोपहास की एक लकीर छा गई और फिर वह धीरे धीरे और लक्ष्यहीन ढंग से आगे बढ़ता रहा। ठीक इसी क्षण आरव अचानक रुक गया और फिर उसने सामने देखा, क्योंकि सफेद कपड़े पहने शैलाधर अचानक वहां आ गई थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान की एक लकीर आ गई, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, वह अंत में उसे नहीं भूली थी और यह उसके लिए काफी था। शैलाधर आरव को देख रही थी, जबकि उसकी आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति कौंधी। उसने खुद से पूछा था कि क्या वह इस आदमी को पसंद करती है जो उसके सामने खड़ा था, हाँ या नहीं।
उसने अनगिनत अवसरों पर खुद से यही सवाल पूछा था, लेकिन शुरुआत से ही उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। या शायद वह कभी भी अपने दिल की गहराई में मौजूद सबसे सच्ची भावनाओं का सामना करने के लिए तैयार नहीं हुई थी। उसने हल्का सा सिर हिलाया और फिर उसने कहा, तलवार संप्रदाय क्यों नहीं लौटे? आरव मुस्कुराया और कहा, आप तलवार संप्रदाय और मेरे बीच के रिश्ते से वाकिफ हैं। मेरा लौटना केवल तलवार संप्रदाय के उन सदस्यों और मुझे एक अजीब स्थिति में डालेगा, इसलिए वहां न लौटना ही बेहतर था। शैलाधर चुप हो गई और फिर उसने थोड़ी देर बाद कहा, आप अभी बहुत खतरनाक स्थिति में हैं। यदि संभव हो तो कल आरोहण रैंकिंग्स में पहले स्थान पर हार मान लें, ठीक है? आरव ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है कि चाहे वह आदित्य विद्यालय, पुष्प महल, सम्राट अकादमी के अमरेश या यहाँ तक कि तलवार संप्रदाय के शिवरान हो, वे सभी मुझे मारना चाहते हैं। लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है। मैं आरोहण रैंकिंग्स में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ, भले ही मुझे इसके लिए अपना जीवन देना पड़े। शैलाधर ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, यदि आप पहला स्थान प्राप्त करते हैं तो आदित्य विद्यालय और पुष्प महल निश्चित रूप से आपको जीवित रहने नहीं देंगे। आरव ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी पहला स्थान प्राप्त करने का प्रयास करने का इरादा रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करने में असमर्थ रहा तो मेरे पास वास्तव में जीवित रहने का कोई मौका नहीं होगा। दूसरी ओर अगर मैंने पहला स्थान प्राप्त किया तो मैं, आरव, फिर से मूल्यवान बन जाऊंगा। उस समय महाचिन साम्राज्य, तंत्र संघ और यहाँ तक कि तलवार संप्रदाय भी मुझे एक नई रोशनी में देखेंगे, है ना? वास्तव में आरव हमेशा समझता था कि वह वर्तमान में घिरा हुआ था। आदित्य विद्यालय और पुष्प महल उसे मारना चाहते थे और यह कोई रहस्य नहीं था। अगर आरोहण रैंकिंग्स अभी आयोजित नहीं हो रही होती तो वह, जो अब तंत्र संघ का सदस्य नहीं था, शायद बहुत पहले मर चुका होता। अगर वह स्थिति से उबरना चाहता था तो जैसा उसने कहा, उसे उन शक्तियों को एक नई रोशनी में देखने के लिए मजबूर करना होगा और उस मूल्य की एक नई समझ हासिल करनी होगी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता था। जब तक वह आरोहण रैंकिंग्स में पहला स्थान प्राप्त कर लेता, तब तक उसे विश्वास था कि तलवार संप्रदाय, महाचिन साम्राज्य और यहाँ तक कि तंत्र संघ भी उसकी रक्षा के लिए सामने आएंगे। वास्तविकता बस इतनी ही क्रूर थी। मूल्यहीन लोग केवल त्याग दिए जाने के भाग्य को स्वीकार कर सकते थे, लेकिन मूल्यवान लोगों को अनगिनत लोगों की चिंता और सुरक्षा प्राप्त होगी। शैलाधर फिर से चुप हो गई। उसने स्वीकार किया कि आरव की बातों का वास्तव में अर्थ था। वर्तमान में आरव वास्तव में घिरा हुआ था और अगर वह अपने मूल्य को साबित नहीं कर सका तो मदांध साधु उसकी रक्षा के लिए सामने नहीं आएंगे, तंत्र संघ उसकी रक्षा के लिए सामने नहीं आएगा और यहाँ तक कि महाचिन साम्राज्य भी स्वाभाविक रूप से मूल्यहीन व्यक्ति की खातिर आदित्य विद्यालय और पुष्प महल के साथ शत्रु नहीं बनेगा। जैसा कि आरव ने कहा था, आरव केवल अपने जीवन को दांव पर लगाकर निराशापूर्वक लड़कर ही जीवित रहने का मौका प्राप्त कर सकता था। शैलाधर ने हल्के से आह भरी और फिर उसने कहा, मुझे नहीं पता कि आपके पास कौन से ट्रम्प कार्ड हैं जो आपको पहला स्थान हथियाने का आत्मविश्वास देते हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अद्वै की तो बात ही छोड़िए, सिर्फ अमरेश, प्रभा, निशिता और तलवार संप्रदाय के लिए मदांध साधु ने जिन शिवरान को ढूंढा है, उन सभी के पास असाधारण शक्ति है। आपके लिए पहला स्थान हथियाना वास्तव में बहुत मुश्किल है। जब उसने शैलाधर के लहजे में चिंता महसूस की तो आरव का दिल गर्म हो गया और फिर उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, चूंकि मैं पहले स्थान पर अपनी तलवार को निशाना बनाने की हिम्मत रखता हूँ तो मेरे पास कुछ आत्मविश्वास है। तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो अपनी क्षमता से बाहर काम करता हो। अगर मैं इसे हासिल नहीं कर सकता
तो मैं अपना जीवन देने नहीं जाऊंगा। शैलाधर ने आरव पर एक नजर डाली और फिर वह एक पल के लिए झिझकी, इससे पहले कि उसने कहा, शिवरान एक प्रतिभाशाली है जिसे मदांध साधु ने तलवार संप्रदाय के लिए ढूंढा है। चूंकि उसकी शिक्षा मदांध साधु से आती है, इसलिए तलवार इंटेंट में उसकी उपलब्धियां बेहद गहरी हैं। यदि आप लड़ाई में उससे मिलते हैं तो आपको सावधान रहना होगा। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि यदि वह आपसे हार जाता है तो आप उसकी जान बख्श देंगे, ठीक है? आरव हंसा और कहा, शैलाधर, तुमने अभी अभी भी देखा। वह है जो मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण है। मुझे यकीन है कि अगर हम प्रतियोगिता में एक दूसरे से मिले तो वह निश्चित रूप से मारने के लिए वार करेगा। चूंकि ऐसा है तो मेरे लिए पीछे हटना स्वाभाविक रूप से असंभव है। इसलिए मैं आपके इस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि चूंकि वह मुझे मारना चाहता है तो मैं उसे मार डालूंगा। वह कई चीजों पर समझौता कर सकता था, लेकिन वह अपने सिद्धांतों को नहीं बदलेगा। शिवरान का उसके प्रति हत्या का इरादा बेहद स्पष्ट था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इतना मूर्ख नहीं होगा कि प्रतियोगिता के दौरान वास्तव में दया दिखाए। जब उसने आरव को सुना तो शैलाधर ने हल्के से आह भरी। चाहे वह आरव हो या शिवरान, वह नहीं चाहती थी कि उनमें से कोई भी मैदान में मरे। शिवरान वह व्यक्ति था जिसे मदांध साधु ने चुना था। इसलिए अगर आरव ने उसे मार डाला तो आरव के लिए मदांध साधु के दिल में बुरा प्रभाव छोड़ना बहुत संभावित था। यह आरव के लिए निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। इसके अलावा तलवार संप्रदाय को अब वास्तव में शिवरान जैसे सक्षम प्रतिभाओं की आवश्यकता थी। शैलाधर ने आगे बात नहीं की। उसने आरव पर एक नजर डाली, एक पल के लिए झिझकी और फिर उसकी आकृति चमकी। वह तुरंत आरव के सामने आ गई और फिर आरव ने अपने चेहरे पर हल्की खुशबू की एक लहर महसूस की, इससे पहले कि एक गर्म और नाजुक आकृति उसके अपने शरीर पर दब गई। उसने शैलाधर को धीमी आवाज में बोलते हुए सुना, प्रतियोगिता समाप्त होने तक जीवित रहना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति चमकी और आरव के सामने गायब हो गई। थोड़ी देर बाद आरव होश में लौटा और फिर वह खुशी से मुस्कुराया। हालांकि वह जानता था कि शैलाधर ने वे शब्द इसलिए कहे थे क्योंकि वह तलवार संप्रदाय को एक प्रतिभाशाली खोना नहीं चाहती थी। एक आदमी के रूप में आरव को तब भी थोड़ा असुविधाजनक महसूस हुआ था जब शैलाधर ने उसे शिवरान की जान बख्शने के लिए कहा था, क्योंकि तलवार संप्रदाय का दर्जा हमेशा उसके दिल में उससे ऊंचा था। बेशक उसने यह भी महसूस किया कि शैलाधर उसके साथ अच्छी तरह व्यवहार करती थी, क्योंकि वह तलवार संप्रदाय के लिए मूल्यवान था और उसे लाभ दे सकता था। हालांकि शैलाधर ने जाने से पहले जो आखिरी बातें कही थीं, उन्होंने उसे यह महसूस कराया कि उसके दिल में उसका एक स्थान है ही। शायद यह अभी भी तलवार संप्रदाय से ऊंचा नहीं था, लेकिन यह उसके लिए पहले से ही पर्याप्त था। आरव भावनात्मक अनुभव के मामले में पूरी तरह से कोरा था। वह नहीं जानता था कि किसी से प्यार कैसे किया जाता है। वह केवल इतना जानता था कि अगर वह किसी को पसंद करता है तो उसे उसके लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और उस व्यक्ति को सबसे अच्छा देना चाहिए, भले ही वह व्यक्ति उससे प्यार न करता हो। हालांकि एक तरफा प्यार कठिन था। किसी पर मोहित हो पाना पहले से ही उसके लिए एक बेहद आनंदमय चीज थी। बेशक अगर वह व्यक्ति जिसे वह प्यार करता था वह भी उस पर मोहित हो पाता तो यह और भी आनंदमय होता। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, आरव के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी हो गई। हालांकि ठीक इसी क्षण आरव की आंखें अचानक पूरी तरह से खुल गईं। इसके अलावा उसके हाथ में बैंगनी स्पिरिट तलवार ने अचानक एक चीख निकाली, इससे पहले कि यह हिंसक रूप से कांपने लगी। ऐसा लगा जैसे बैंगनी स्पिरिट उसकी पकड़ से छूटकर आकाश में शूट करने का इरादा रखती है।
जिस जमीन पर वह खड़ा था वह कठोर चूना पत्थर से ढकी हुई थी, लेकिन उस पर मकड़ी के जाले जैसी अनगिनत दरारें रहस्यमय तरीके से दिखाई दीं। शुरुआत में ये दरारें केवल आरव के पैरों के नीचे दिखाई दी थीं, लेकिन 2 सांसों से भी कम समय में मकड़ी के जाले जैसी दिखने वाली बारीक दरारें सभी दिशाओं में फैल गई थीं। इस क्षण आरव के केंद्र में होने के साथ उसके चारों ओर 30 मीटर के क्षेत्र में जमीन को पक्का करने वाला चूना पत्थर इंच दर इंच चटक गया था। सौभाग्य से यह रात का समय था और यह गली शहर के दूरदराज के इलाके में थी, इसलिए किसी ने भी इस रहस्यमय दृश्य पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर तक उसी जगह पर खड़े रहने के बाद आरव ने सिर हिलाया और कड़वाहट से हंसा, जैसे उसने कहा, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि बस मेरी भावनाओं को साफ करने देने से मेरी तलवार इंटेंट चौथे स्तर को प्राप्त कर लेगी। कितना नाटकीय! हाँ, आरव ने इस क्षण तलवार इंटेंट के चौथे स्तर को प्राप्त कर लिया था। जहां तक वह अब सीधे तलवार इंटेंट के चौथे स्तर को क्यों प्राप्त कर पाया था, आरव खुद भी बहुत निश्चित नहीं था। हालांकि उसे मंद रूप से महसूस हुआ कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने अभी-अभी अपने दिल में टकरावग्रस्त भावनाओं पर काबू पा लिया था और अपनी भावनाओं को साफ होने दिया था। हालांकि चाहे कुछ भी हो, अपनी तलवार इंटेंट को चौथे स्तर तक सुधार पाना अब आरव के लिए निस्संदेह अच्छी खबर थी, क्योंकि इसने उसे कल लड़ाई में उन युवा प्रतिभाओं का सामना करने पर और भी अधिक आत्मविश्वास और शक्ति रखने की अनुमति दी थी। आरव ने अपने से रिसने वाली तलवार इंटेंट के कारण आसपास के दृश्य पर कुछ नजरें डालीं और फिर वह जोर से हंसा, इससे पहले कि उसकी आकृति चमकी और उसी जगह पर गायब हो गई। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।